गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू क्लास 12। आप लोगों के क्लास 11 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आप 12th में आज आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब हैं भी बोर्ड्स, ठीक है। तो जो क्लास 10th का वैसे तो 2 साल से ऐसा चल रहा है, आपने 10th भी कैसा दिया है वो आपको पता ही है, और उसके बाद 11th भी आपने कैसे की है वो भी आपको पता ही है। किसी ने जो सबसे मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट हुआ करते थे उनमें भी आपने ट्यूशन नहीं लगाई है 11th में। क्यों नहीं लगाई है सर? ऑनलाइन तो पेपर होने, तो वो ऐसे ही देख दाख के हो जाएंगे। लेकिन बेटे नॉलेज अपने लिए होती है, दूसरे के लिए तो बाद में होती है। मतलब मार्क्स तो बाद में देखे जाएंगे, पहले अपने लिए तो नॉलेज गेन करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 11th में बहुत सारी मेहनत की है, तो अब उस मेहनत को दिखाने का मौका आया है। अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, तो मैं क्लास 12th का आपके साथ एक बार सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या क्लास 12th का सिलेबस है, क्या क्या आपने पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब होप सो देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं अभी सीबीएसई ने करिकुलम 22-23 के लिए सिलेबस रिलीज नहीं किया है। तो अभी सेम एज इट इज ये मानते हुए कि अब टर्म 1 टर्म 2 कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करने जा रहा हूं। बस सिलेबस शेयर करूंगा और फुल फ्लैश शेयर करूंगा जो हमारे कोरोना से पहले आता था, और हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करनी है वो बातें करूंगा। और आज का टॉपिक जो मेरा शुरू होगा वो होगा पार्टनरशिप का। तो पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और उसके बाद और आगे मीठी मीठी बातें करेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने 11th अगर ढंग से नहीं पढ़ी तो आपने कितना कुछ खोया है। क्योंकि जो 11th की चीजें हैं, मैं अगर कॉमर्स की बात करूं, मेरे को साइंस का तो कुछ पता नहीं है, साइंस वाले तो कुछ ज्यादा ही होशियार होते हैं, लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, अगर आपने 11th की अकाउंट ध्यान से नहीं पढ़ी थी, जर्नल एंट्रीज, लेजर, P&L अकाउंट, तो आपको 12th में दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो मैं बीच बीच में चीजें, क्योंकि मेरे को पता है इस टाइम पे बच्चों के फंडे क्लियर नहीं है 11th के, तो मैं बीच बीच में आपको वो 11th की कुछ कुछ बातें याद दिलाता रहूंगा, 11th के कुछ कुछ फंडे आपके क्लियर कराता रहूंगा, और उसके हिसाब से हमारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। आइए देखो दोस्त, ये आ रहा है आपका क्लास 12th का एकेडमिक ईयर 21-22 का सिलेबस आ रहा है, जो टर्म वाइज नहीं था, जो उन्होंने नॉर्मली प्लान किया था वो वाली चीजें। ठीक है, तो टर्म वाइज नहीं, नॉर्मल वाला सिलेबस मैंने निकाला है और उसके हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, थ्योरी मतलब जो आपको पेपर रिटर्न वाला पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की है। पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। अच्छा जी, मतलब आपकी 3 बुक्स एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर बात करूं तो हम लोग यूनिट 1 हम लोगों की तो देखेगा, इसमें अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो पार्ट ए में 3 यूनिट लग रही हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनिट 2 पार्टनरशिप, जबकि पार्टनरशिप सबसे बड़ा है, 30 मार्क्स का है। यूनिट 1 जो एनपीओ और 10 मार्क्स का है, लेकिन इसमें एक चीज का बड़ा फायदा है, आपने 11th में एक चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो कम से कम ये फील आ जाती है कि हाँ यार 11th वाला कुछ तो काम आएगा। 11th वाला वैसे सारा काम आएगा, आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती ना तब भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सारा काम आएगा। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, मैं इसको थोड़ा सा अभी बाइफिकेट करता हूं, ठीक है ना। पार्ट बी में आपका आ गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 12 नंबर जो है ना बड़े मुफ्त के हैं। मैं लिटरली अगर आपको सही मायनों में कहूं ना, ये 12 नंबर ना कोई 6th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा भी ले सकता है। क्यों? परसेंटेजेस निकालनी है, एक फॉर्मेट रखना है, और उसके बाद उसके बेसिस पे परसेंटेजेस निकालनी है। 2 फिगर को कंपेयर करके कि आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते, इतना इजी सा चैप्टर है। तो ये 12 मार्क्स भी बड़े मुफ्त के हैं, ये 11th के बेसिस पे। ये थोड़ा सा ना आपको डिटेल में दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूं। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट है, पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट है। पार्ट बी में आपको ऑप्शन मिलता है कि पार्ट बी आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लें, जो हमारे नॉर्मल स्कूल में पार्ट बी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कराया जाता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कोई नहीं कराता। पार्ट सी आपका दोनों में ही सेम है, तो वो प्रोजेक्ट फाइल है, रिटन टेस्ट है, वाइवा वॉइस है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेन आपके हाथ में क्या आया, पार्ट ए और पार्ट बी, 3 घंटे का पेपर तो आपका इसी के बेसिस पे होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए।
ठीक है, सॉरी, ये वाले आपके 20 मार्क्स हो गए और ये आपके 60 मार्क्स हो गए, तो ये टोटल मिला के बना 80 मार्क्स का, और 80 मार्क्स की हमारी थ्योरी की बात हो रही है, जो हमारा 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में डिस्कशन करता हूं। जरा ये देखो, मैंने अपने पेपर पे जहां पे काम करना है वहां पे ये शीट खोल ली है फिर दोबारा। ठीक है, ये अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है ये, ठीक है ना, लेकिन और ये है भी सारा का सारा 11th के बेसिस पे, मजा आएगा करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है ना, ये जो 30 मार्क्स का है, ठीक है ना, ये कहने को यूनिट 2, और मेरे को शुरुआत भी यहीं से करनी है, ठीक है ना, यूनिट 2। अब ये यूनिट 2 कहने को पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? एक जो बेसिक आज मैं आपको शुरू कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा यहां पे हम लोग एक गुडविल का चैप्टर करेंगे, ठीक है, फिर तीसरा हम एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर करेंगे। मैं एडमिशन की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, देख लेना भाई, इतना कुछ ज्यादा हो नहीं रहा, ठीक है। फोर्थ रिटायरमेंट करेंगे, मतलब क्या, पार्टनर आता है फर्म में तो एडमिशन, और पार्टनर जाता है फर्म से तो रिटायरमेंट, और इसी के साथ साथ अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप की पता है कितनी, एकदम बेसिक से चीजें उठाएंगे और एंड तक लेके जाएंगे। बेसिक मतलब पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे उनमें बांटा जाता है, और सारी बातें करेंगे। उसके बाद एडमिशन, 2 पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक पार्टनर एडमिट हो गया तो वो एडमिशन का चैप्टर हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर चला गया, 2 पार्टनर रह गए, तो जो चला गया पार्टनर उसके लिए अकाउंटिंग, तो वो हो गया। और उसके बाद लास्ट में है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या है बेटे? जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और अपने अपने घर पे जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं ना, कहने को ये 30 मार्क्स दिख रहे हैं, ये तो एक ही चैप्टर है, लेकिन यहां पे ये जो है ना, ये बड़ा खुराफाती है। जब अभी हमारा टर्म 1 टर्म 2 हो रहा था ना, तो ये 2 पार्ट्स में बांट दिया था, टर्म 1 में कुछ पार्ट डाल दिया था, टर्म 2 में डाल दिया था। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि इस बार टर्म 1 टर्म 2 कुछ नहीं होने वाला, तो सारा का सारा, तो ये आपका 5 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली माना के चलो कि ये 30 मार्क्स है। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की भी अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पे भी 3 चैप्टर दिखते हैं मेरे को। एक है इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी होती है ना, कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कर देंगे। सेकंड में इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं सर? जैसे शेयर होते हैं वैसे डिबेंचर होते हैं? ना ना बेटे, शेयर्स क्या होते हैं? जो मालिक पैसा लगाता है उसको हम शेयर कहते हैं। जैसे हम अभी 11 में पढ़ के आए ना, जो मालिक लगाता है पैसा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लेकिन कंपनी में जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिबेंचर्स क्या होता है? उधार लेना। जब कंपनी किसी से उधार लेती है, कोई पेपर इशू किया और उसके बदले में उधार लिया कंपनी ने, तो उसे डिबेंचर कहते हैं। बड़ी डिटेल में बात करनी है, मैं तो सिर्फ आपको सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पे ये जो उधार लिया हुआ पैसा है वो वापस भी करना पड़ेगा, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये जो कंपनी आपका लिखा हुआ है 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये 3 चैप्टर है यहां पे अपने आप में। सर ये तो बहुत बड़ा नहीं हो गया बेटे? 12th है, बोर्ड का एग्जाम है, ऐसी थोड़ी ना पूरे साल में क्या ये 5 यूनिट में ही आपका काम खत्म हो जाएगा? ऐसे थोड़ी ना, हल्के में मतलब यार दोस्त, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे मैं अगर कहूं ना, यहां पे एक थ्योरी का चैप्टर है, एक थ्योरी का चैप्टर है, ठीक है ना। दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट वगैरह। ये जो 2 चैप्टर हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं क्लास 5th के स्टूडेंट को भी सिखाऊंगा ना, उसे भी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। 2 फिगर को कंपेयर करके परसेंटेज निकाल सकते हो। लास्ट ईयर की 1 लाख रुपए थी, दूसरे साल की 1,50,000 हो गई, 1,50,000 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 50% का। ऐसे ऐसे काम करने। और तो ये 12 मार्क्स ना मेरे को बड़े बड़े मुफ्त के लगते हैं। लेकिन सर ऐसा करो ना, फिर ये 12 मार्क्स पहले मुफ्त वाले ही करा दो। नहीं बेटे, ये एंड में करूंगा, क्योंकि ये अगर पहले करा दिया तो आप लास्ट तक आते आते भूल जाओगे कि वो किया भी था कुछ, ऐसी है। ये तो 2-3 क्लास का काम है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये एक मेरा पसंदीदा चैप्टर है जो आपके आगे तक काम आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश मेरे पीछे छुप रहा है, अब नहीं छुप रहा ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटे? ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया और गया, यही होता है। लेकिन उसको हम कैसे कैसे कैश आया, कैसे कैसे कैश गया, वो कुछ एक्टिविटीज में बांट के वो करते हैं। और ये पूरा एक क्वेश्चन ही, मतलब या तो
एक बड़े क्वेश्चन के 2 पार्ट बना दिए जाएंगे तो वैसे बढ़ जाएगा, वरना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का हो जाता है। और ये मेरे को पसंद इसलिए है क्योंकि ये एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब क्या, बाई चांस आपने सोचा कि मैं करूंगा सीए बड़ा होके, क्या करूंगा, बड़े तो हो गए अब आपने अगले साल ही, इस साल ही डिसीजन लेना कि आपने क्या करना है। तो सीए अगर आप कर रहे हैं, और इवन मैं कहता हूं कॉमर्स के स्टूडेंट को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट पढ़ने आने चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कंपनी जो होती है, वो आपको पीएनएल देगी, बैलेंस शीट देगी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना, उसको देख के आपको पता चलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैश आया था वो कहां से आया और उन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट किया। तो ये मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। कभी भी कॉमर्स के फील्ड के बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपसे सारा का सारा कोर्स डिस्कस कर लिया और बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत मजा आएगा 12th में। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने 11th में चीजों पे ध्यान दिया था तो 12th पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है जी, तो मैं अपनी चीजें शुरुआत करता हूं कहां से, पार्टनरशिप से। आइए देखो दोस्त, अब हम पार्टनरशिप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम। है क्या, समझो थोड़ा सा। 11th में हम लोगों ने 11th में जितनी भी अकाउंटिंग सीखी है वो एक सोल प्रोप्राइटर की सीखी है। सोल प्रोप्राइटर मतलब सर, सोल प्रोप्राइटर मतलब जहां पे एक सिंगल बंदा ही, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ही सारा काम कर रहा होता है। वही पैसा लगा रहा है, वही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है और वही प्रॉफिट घर लेके जा रहा है। तो एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, वो है हमारा 11 की जो हम लोगों ने अकाउंटिंग की है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया तो, एक मिनट यार, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया तो जो नेट प्रॉफिट आता था वो कहां ऐड करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे। किसकी कैपिटल में, अरे सर ओनर की कैपिटल होती है उसी में ऐड करते थे। वही तो कहना चाह रहा हूं बच्चे, वहां पे हमारे पास एक ही बंदा था और वही सारा काम कर रहा था और जो कमाता था वही ले जाता था। लॉस होएगा तो भी उसका, प्रॉफिट होएगा तो भी उसका। लेकिन थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, मेरे को लोगों की जरूरत पड़ती है और ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे को हेल्प कर सके। और हेल्प बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। एक बंदे के पास दिमाग ज्यादा है, भाई मेरे पास पैसा है, सामने वाले के पास दिमाग है, भाई तू अपना दिमाग मेरे को दे दे। मतलब कैसी बातें कर रहे हो सर, मेरा कहने का मतलब है कि तू मेरे साथ आजा, काम कर ले। लेकिन मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो क्यों लगाऊंगा, सामने वाला मेरे से कहेगा मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, यार जो प्रॉफिट कमाएंगे हिस्सेदारी कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बात आई कि हिस्सेदारी कर लेंगे, मतलब हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, कमाएंगे दोनों और उसके बाद दोनों लेके जाएंगे अपने घर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं, सामने वाले को कहा भाई तू भी मेरे साथ आजा, मैं बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं, अगर तेरा भी सेम बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो आना चाहता है। मैं उसको क्यों लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास बिजनेस में ऑलरेडी 10 लाख रुपए हैं, वो लेके आ जाए 10 लाख रुपए, तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पार्टनरशिप करता हूं। ठीक है, तो पार्टनरशिप, एक बात तो समझ में आई कि अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। तो पार्टनरशिप कितने लोगों में होगी, पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन में पार्टनरशिप होगी। 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब जो एक सिंगल बंदा है, अगर वो काम कर रहा है अपना, तो उसमें कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं। भैया कमाया तो भी अपना, खोया तो भी अपना। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बन गया था सर। 1947 आजादी से भी पहले बन गया था बेटे, हाँ अंग्रेजों के टाइम पे बन गया था, एज इट इज हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये
पार्टनर्स में कोई मतभेद ना हो, पार्टनरशिप फर्म काम करेगी, बाहर वालों के साथ क्या डीलिंग होगी क्या नहीं होगा, वो सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी। तो सर क्या अकाउंट्स में इस बार हम लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी? नहीं बेटे, हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट से कुछ ऐसी बातें उठा के लेके आनी है, कुछ ऐसी बातें पढ़नी है जो हमारी अकाउंटिंग के लिए जरूरी है, बस, इससे फालतू कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप करेंगे दो या दो से ज्यादा लोग, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, तो वो लोग एक एग्रीमेंट बना ले। एग्रीमेंट, भैया एग्रीमेंट क्या होता है बेटे? एग्री वर्ड को हम लोगों ने क्या कहा? एग्रीमेंट। जब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिटेल में लिख लिए, दो या दो लोग, दो से ज्यादा लोग जब पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स में सहमति हुई होगी ना, तो वो कहा हम लोगों ने एग्रीमेंट। ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट इस बात को कहता है, पार्टनरशिप एक्ट को इस बात को कहता है कि ये एग्रीमेंट रिटन या वर्बल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप खुद थोड़ी सी बात सोच के देखो, क्या वर्बल या ओरल में अगर कहूं, ठीक है ना, क्या आप ओरल एग्रीमेंट को प्रूव कर पाओगे? तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जब फॉर्मली काम होता है तो दो लोग एक दूसरे पे विश्वास करें, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, सोचते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो रिटर्न में बना ले, ठीक है। तो नॉर्मली रिटर्न में बनाया जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है मैंने वो भी समझा दिया। तो वो लोग एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कुछ बातों पे, ठीक है ना, वो लोग कुछ बातों पे एग्री करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है और उसके हिसाब से वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात मैं आपकी 11th की करता हूं और उसके बाद एक्सटेंड करता हूं इसको अपने 12th पे, ठीक है। जरा ध्यान से तो देखो, मैं पार्टनरशिप पे फिर दोबारा आऊंगा। मैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात करूं अगर आपसे, ठीक है। हम लोगों ने 11th में क्या सीखा था? 11th में ये सीखा था सर, ये ऊपर वाला अकाउंट होता है सर ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां जाते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक आता है यहाँ पे परचेजेज आती हैं, ठीक है, यहाँ पे परचेजेज आती हैं, यहाँ पे फिर सेल्स आती है, यहाँ पे फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये सारी चीजें आती हैं। डन। उसके बाद हम फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नीचे जाता है, और वो कहां पे जाता है? उसको कहते हैं हम पीएनएल अकाउंट। क्या कहते हैं? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में फिर हम सारे के सारे अपने सेल से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंस डालते हैं। वो सारे के सारे एक्सपेंस डालते हैं तो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। और फिर फाइनली हमारी बैलेंस शीट बनती है, जो हमारा मालिक होता है बैलेंस शीट बनाते हैं, हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है, तो यहां पे असेट्स लिखते हैं, यहां पे लायबिलिटीज लिखते हैं, और यहां पे सबसे पहली आइटम लिखते हैं कैपिटल। मालिक ने कैपिटल कितनी लगाई, और ये जो नेट प्रॉफिट यहां पे निकाला है ना बेटे, ये यहां पे हम ऐड कर देते हैं। तो हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। ये काम हम लोगों ने सीखा था। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा किसको दिया? मालिक को दिया। लेकिन अब एक बात समझना, ध्यान से देखो, ये जो नेट प्रॉफिट, अब यहां पे बीच में एक चीज और आ जाएगी। जब हम 12th में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने क्या किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदा जब अकाउंटिंग करता है। अब जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ना बेटे, तो ध्यान से समझना इस बात को, मैं और नीचे करता हूं इसे। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा कि अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनेगा जैसे अभी तक आपने बनाया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बार भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। वो तो 11th में तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटा बेटे, पीछा तो छूटा नहीं है, क्योंकि एनपीओ का चैप्टर जो पढ़ोगे वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो 11th में अब आपको दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने को देगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो आप सीख चुके। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे, मतलब एज अ पार्टनरशिप फर्म काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते होंगे, वहां पे भी पीएनएल अकाउंट आप बनाते होंगे। लेकिन यहां से क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहां से क्या आया? नेट प्रॉफिट आया। अब एक बात बताओ, ये नेट प्रॉफिट किसका होता है?
आप लोगों को पता है ना, ये नेट प्रॉफिट किसका होता है? सर मालिक का होता है, ये सारा का सारा मालिक को दे दिया जाता है। लेकिन इस बार मालिक कितने? 12th में आ गए हो, मालिक एक नहीं रहा, अब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा मालिक। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं, ये पहले उनमें बटेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद क्या बनेगी? उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। समझ में आती बात? तो अब हम तीसरा स्टेप, जिसकी वजह से हम 12th में आके अब चीजों को सीख रहे हैं, वो अब हम बनाएंगे एक P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, मेरी स्पेलिंग ठीक रहे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसका क्या मतलब होता है? बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? बंटवारा। जो प्रॉफिट ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म ने कमाया, वो पार्टनर्स में कैसे बटा, उसके लिए अब हम नया अकाउंट बना रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? और किसी पर्पज से नहीं है, ये किसके लिए? क्योंकि अब एक मालिक नहीं है, अब एक से ज्यादा मालिक है। तो वो जो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये जो नेट प्रॉफिट कमाया है, ये पार्टनर्स में कैसे बटेगा, ये पार्टनर्स में कैसे बटेगा, इसके लिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आती है बात? तो इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ? सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को देना, यही कह रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे जो हम डेबिट साइड में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। यहां पे डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। लेकिन यहां पे क्या हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई एक्सपेंसेस लिख रहे होंगे? ना, एक्सपेंसेस नहीं लिख रहे होंगे। यहां पे जो हम लिख रहे होंगे, जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ठीक है ना, अमाउंट, यहां पे हम क्या लिखेंगे? अमाउंट टू बी गिवन टू पार्टनर्स एज पर देयर एग्रीमेंट, एज पर देयर एग्रीमेंट, उनकी एग्रीमेंट के हिसाब से जो उन्होंने डिसाइड किया होगा पार्टनरशिप में एंटर होते हुए, वो उन्हें देना है। उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। ये कोई खर्चा नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है, ये बात याद रख लेना, ये कोई खर्चा नहीं। अच्छा सर, एक बात और सुन लो आगे बढ़ने से पहले, ये जो पार्टनर्स में एग्रीमेंट बनता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल वर्ड्स में पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं इसे? पार्टनरशिप डीड। समझ में आती है बात? ठीक है। तो अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे क्या है? खर्चे। यहां पे भी क्या है? खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे, P&L अकाउंट में खर्चे। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में खर्चे नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है? बंटवारा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है? बंटवारा। सर ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? बेटे एक बात बताओ, थोड़ी सी जरा ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि ए को सैलरी मिलेगी, ए को लेट से, मैं थोड़ा सा नीचे दोबारा क्लियर करता हूं, ठीक है। तो मैंने बार बार आपको, पार्टनरशिप है, ठीक। अब पहला क्या बनेगा? ट्रेडिंग। दूसरा क्या बनेगा? P&L। और अब थर्ड नंबर पे आएगा जो नई चीज आई, और मैं इसको अलग से लिखूंगा, थर्ड नंबर पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, यहां से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और वो नेट प्रॉफिट यहां पे जाता है, और वो नेट प्रॉफिट यहां पे जाके पार्टनर से बढ़ जाता है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि 3 पार्टनर्स हैं, लेट से 3 पार्टनर है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा अपनी बात करता हूं कि यहां पे क्या लिखा जाता है? यहां पे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। यहां पे क्या लिखा जा रहा है? एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे? नहीं, यहां पे तो जो पैसा, ठीक है ना, अमाउंट टू बी गिवन टू पार्टनर्स, वो लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, मालिक को प्रॉफिट हुआ 2000 का, और मालिक सोच रहा था मैं तो 3000 का प्रॉफिट कमाऊंगा इस बार, तो मालिक 3000 का ही प्रॉफिट फिर भी लेके जाएगा घर पे? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, जब प्रॉफिट ही 2000 हुआ है तो मालिक कैसे 3000 रुपए लेके जाएगा?
मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर हम लोगों ने कहा कि हम ए को 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे, ठीक है, बी को हम लोगों ने कहा 1,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे, और सी को हम लोगों ने कहा 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे। ठीक है, ये देंगे, तो ये टोटल बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है टोटल 60,000। मैं कहता हूं कि इन्होंने कमाया ही, ये जो नेट प्रॉफिट यहां पे इन्होंने कमाया पीएनएल के बाद, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट ही इन्होंने 50,000 रुपए कमाया। क्या अब आप इन्हें 60,000 रुपए दे सकते हो? आप इन्हें 60,000 रुपए नहीं दे पाओगे सर, ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मालिक है। ये थोड़ी ना कह सकते यार मेरे को तो 60,000 रुपए चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, बाहर वाला तो ये कहेगा ना भाई आप फॉर्म कैसे मर्जी चलाओ, आप लॉस में चलाओ, प्रॉफिट में चलाओ, कितना कमाओ कितना नहीं कमाओ, लेकिन फैक्ट्री का रेंट है तो देना है, तो देना है। सैलरी अगर सैलरी एंड वेजेस लड़कों की देनी है तो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी है वो देनी है इलेक्ट्रिसिटी वाले थोड़ी ना कहेंगे, बिजली बोर्ड वाले थोड़ी ना कहेंगे अच्छा तुमने प्रॉफिट नहीं कमाया ना, इस बार तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ। लेकिन पार्टनर्स को तो ये करना पड़ेगा, वही तो चला रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या स्पेशल वर्ड यूज कर रहा हूं। जो हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में देते हैं वो क्या होते हैं? खर्चे, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या कहा जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये क्या है? ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं ना, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब सर बेटे, एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया बंटवारा। तो बंटवारा ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट तो उतना ही बांटोगे ना जितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि इसको 24,000 सैलरी देनी थी, इसको 12,000 देनी थी, और इसको भी 24,000 रुपए सैलरी देनी थी, क्या जब तुम्हारा प्रॉफिट ही 50,000 हुआ है तुम दे सकते हो उन्हें 60,000 रुपए की सैलरी? नहीं। इसीलिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक चीज और, जो भी हमारे खर्चे, जो भी मतलब जो भी खर्चे हैं वो केवल ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में आएंगे। मतलब क्या बेटे, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं तो कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर मेरे ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं तो वो कहां पे आएंगे? पीएनएल अकाउंट में। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, कहां, किनको? जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, केवल और केवल वही आएगा, और वो भी प्रॉफिट का बंटवारा। सर पार्टनर्स को तो जो दिया जाता है प्रॉफिट का बंटवारा ही होता है। एकदम सही बात। लेकिन अब यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं। पार्टनर ने कैपिटल दी और पार्टनर ने लोन दिया, क्या दोनों सेम बात है? दिमाग लगाओ भाई। पार्टनर ने अपनी तरफ से कैपिटल दी, मेरी भी 10 लाख कैपिटल है, मेरे साथ जो पार्टनर आया उसने भी 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। अब हमें अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो मैंने, सामने वाले को भी पता था, मेरे को भी पता था 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब 5 लाख रुपए लाए कहां से? तो मेरे पार्टनर ने कहा यार थोड़े टाइम के लिए चाहिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं लोन दे देता हूं फर्म को। वो क्या कह रहा है? लोन दे देता हूं फर्म को। तो एक तरह से ये मान के चलो कि वो जो लोन पार्टनर दे रहा है फर्म को, जो लोन पार्टनर दे रहा है फर्म को, वो कहीं से कहीं तक भी जो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेगा। इट इज लाइक अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि पीएनएल में जाना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर is charge against profit, ठीक है ना। hence it will be debited to P&L account and not in P&L appropriation account। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी तरह एक चीज और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। रेंट
टू पार्टनर। भैया हम लोगों ने काम करना था और काम करने के लिए हम लोगों को जगह चाहिए थी, ठीक है ना। जो मेरे साथ वाला पार्टनर था उसने कहा था कि हम मेरी ही जगह पे काम कर लेते हैं जब तक हमें नई जगह नहीं मिल जाती। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन यार हम तेरी जगह पे काम करेंगे तो यार ऐसा करते हैं, जो मार्केट का रेंट बनता है वो तेरे को फर्म देती रहेगी। अब फर्म कहीं जगह ऑफिस लेती तो भी तो रेंट देती। तो अब जो रेंट दिया जा रहा है पार्टनर को, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सेम यही बातें आ जाएंगी यहां पे। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि पीएनएल में डेबिट होगा, वो कहीं से कहीं तक भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। समझ में आती है बात? क्लियर? ठीक है, तो बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब करना क्या है, जो पार्टनर्स को देना है वो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो पार्टनर्स में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, तो पार्टनर्स में अब एक बात समझना, पार्टनरशिप डीड जो बनेगी, पार्टनरशिप डीड जो बनेगी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि पार्टनर को सैलरी क्या दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन क्या दी जाएगी। मैं अभी आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा, ठीक है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दिया जाएगा, उससे सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी भी बात करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है हम लोगों ने, ठीक है ना। क्या किसी पार्टनर को रेंट एक्सेट्रा भी कुछ देना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में दी हो सकती है। अब मेरी बात बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। सैलरी क्यों देंगे हम पार्टनर को? सैलरी इसलिए देंगे बेटे, सैलरी कई बार क्या, देखो दो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये दो लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। अगर ये दो लोग काम ना करें, सिर्फ बिजनेस में कैपिटल लगा दें और मैनेज ही करें और खुद काम ना करें, तो इन दो लोगों का जो काम है उसके लिए भी तो लोग रखने पड़ेंगे ना हमें, ठीक है। तो ये लोग भी सैलरी मांगते हैं, तो इनको भी सैलरी देने का पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया हो सकता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर नथिंग इज गिवन, या फिर ऐसे करते हैं, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है ना, और नो पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन पॉइंट्स पे, तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, यार ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, इसको इतनी सैलरी, ठीक है ना, जो भी पार्टनर जितना माल बिकवाएगा उसके हिसाब से उसको कमीशन दी जाएगी, तो वो कमीशन की बात हो सकती है, ठीक है ना। जो भी मालिक कैपिटल लगा रखी है, क्योंकि किसी ने ज्यादा लगा रखी हो सकती है, किसी ने कम लगा रखी होती है, तो उस के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई कोई पार्टनर ज्यादा ना निकाल ले, इस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज भी रखा हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट कमाएंगे हम, नेट प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग पीएनएल के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग आपस में कैसे बांटेंगे, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, क्योंकि अगर भाई बैंक से हम लोन लेते हैं, बैंक से हमें लोन मिलता है जी 10% पे, अब पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज 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 बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्या है पार्टनरशिप डीड? साइलेंट है, या फिर पार्टनरशिप डीड में बनी ही नहीं है पार्टनरशिप डीड, तो क्या करेंगे? तो अगर सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बनी नहीं हुई, और एक पार्टनर कहता है भाई मैंने ज्यादा काम किया, मैं तो सैलरी लूंगा, दूसरा पार्टनर कहता है क्या कैसे ले लेगा भाई, पार्टनरशिप डीड में थोड़ी ना कुछ लिखा है, तो ये तो डिस्प्यूट हो गया। तो अब मेरा यहां पे पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आता है,
ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, और या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो नो सैलरी टू एनी पार्टनर, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं दी जाएगी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे, तूने तो 2 लाख रुपए लगा रखे, मैं तो इंटरेस्ट लूंगा, नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तूने ड्राइंग ज्यादा कर ली, मैंने तो की नहीं, मैं तो तेरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, फर्म चार्ज करेगी, नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरी कैपिटल जो है ना 10 लाख लगी हुई है, तेरी तो 5 लाख लगी हुई है, तो हमारा रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 2:1, मेरे 2 हिस्से प्रॉफिट के, तेरा 1 हिस्सा। समझ में आ गई बात? नहीं जी नहीं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा या पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने नहीं बनाई हुई, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी, ओके। अब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उतना दे दो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो अब क्या करें, यहां पे मुसीबत है। बहुत ध्यान से सुनना बेटे, देखो जब लोन है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल की बात हम लोगों ने क्लियर कर ली, तो दिया था एज अ लोन दिया था ना, तो आपने पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में भी एंट्री क्या की होगी, लोन की तरह। जैसे हम 11th में करते थे, जब हम बैंक से लोन लेते थे तो एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब हम लोगों ने पार्टनर से जब लोन लिया तो एंट्री क्या की होगी, बैंक आया होगा तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब भी आपको 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को लोन देना ही, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। रेंट वगैरह की बात जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुई होगी वही होगी, अदरवाइज ये नहीं दिए जाते, क्योंकि ये आपने मेंशन ही नहीं किया, क्लियर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। लोन तक की बात, तो ये पॉइंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पे ही हमारा आगे काम शुरू होगा, ठीक है जी। आओ करते हैं आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ज्यादा आज मेहनत नहीं करेंगे, आज पहली क्लास है, सारा ही आज कर लेंगे तो हो गए कि यार क्या सर आप तो इतना पढ़ाते हो, 12th आई है तो थोड़ी सी खुशी भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। R&S start business on 1st January 2022 with a capital of rupees 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। आर और एस ने 1 लाख से और 40,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द डीड, आर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ, मतलब अगर प्रॉफिट होएगा तो हम आर को सैलरी देंगे कितने की, 1,000 रुपए पर मंथ की। एस इज अलाउड टू द to a commission of to be allowed a commission of 10% at the rate of 10% of profit, जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका 10% एस को कमीशन दिया जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account to allocate the profit and pass the necessary journal entries। ओहो जर्नल एंट्रीज, देखा मैंने कहा था ना कि 11th हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो करना शुरू करते हैं जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा टी शेप फॉर्मेट है, ठीक है, टी शेप फॉर्मेट है। डेट का कॉलम यहां पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ईयर एंड में बन रहा है, पूरे साल में कोई एज सच ट्रांजेक्शन, पूरे साल की अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं दिखानी है, हम जैसे पीएनएल अकाउंट एंड में बनाते हैं वैसे करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। भाई क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, आप लोगों को दिखाऊं पूरा इस वजह से, ठीक है जी। और ये मेरा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। नाउ अब उसने कहा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है कि 1 जनवरी को इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया 1,40,000 रुपए की कैपिटल से। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन्होंने जर्नल एंट्री करने के लिए भी कहा है, तो 1 जनवरी 2022 को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, एंड टू एस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख देते थे, लेकिन इस बार नाम लिखना जरूरी है। 2 लोग हैं, 1,40,000, 1,40,000, जिसमें 1,00,000 रुपीज इसके हैं और 40,000 इसके हैं। होप सो मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, आर और एस क्लियर, इसमें होप सो कोई आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डीड आर इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अब 1,000 पर मंथ की जब हम उसे सैलरी दे रहे हैं, तो हर महीने हम लोगों ने उसे सैलरी दी होगी। क्या एंट्री की होगी, जरा सोच के बताओ, ठीक है ना। एंट्री हम लोगों ने हर महीने की होगी, हर महीने एंट्री की होगी सैलरी टू आर डेबिट अकाउंट डेबिट, या सिर्फ सैलरी कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं सैलरी टू आर क्यों कर रहा था, क्योंकि आर पार्टनर है, वरना सैलरी लिखते के साथ ही ऐसा लगता है सबको जो सैलरी दी थी वो। सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू बैंक। 1,000 हम लोगों ने पूरे साल की होगी, और पूरे साल की होगी तो मैं अगर बात करूं तो 12,000 रुपए आ गए, ठीक, डन, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब पूरे साल ये एंट्री कर ली, तो अल्टीमेटली ये वाली सैलरी जो है क्या पीएनएल अकाउंट में जानी है? नहीं सर, ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जानी, क्योंकि ये पार्टनर को दी जानी है, तो ये पार्टनर के लिए दी जानी है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो बेटे, जैसे हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को एंड में क्लोज कैसे करते थे, पीएनएल अकाउंट में डाल के क्लोज करते थे, ठीक है ना। सारे नॉमिनल अकाउंट्स को कैसे क्लोज करते थे, पीएनएल अकाउंट में। जैसे सैलरी थी, पूरे साल हम लोगों ने सैलरी दी, और जो भी हुआ लास्ट में हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दिया। इसी तरीके से ये वाला भी इस बार हम लोग कहां पे डालेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 12,000, 12,000, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पे करेंगे टू सैलरी 12,000। किसको दिए ये हम लोगों ने, आर को, तो इस वजह से मैं यहां पे आर लिखना चाह रहा था, क्लियर। उसके बाद कहता है एज इज टू बी अलाउ अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, एस को हम लोगों ने कमीशन देनी है, तो एस के लिए क्या एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, या टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्योंकि अलाउ की बात हो रही है। कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो वो तो हमें अमाउंट अभी पता नहीं है, वो तो अमाउंट अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं टू कमीशन, टू कमीशन किसको, एस को। कितनी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट अभी हमें पता नहीं है, वो देख लेते हैं, आगे चलें जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। पहले बता देते ना, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट ऑफ 10% देना, 5%, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक मिनट, मेरी गलती हो गई, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, एक लाइन खा गया मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, सॉरी, यहां पे भी मेरे को ये वाली एंट्री ऐसे की जगह ऐसे करनी चाहिए थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। तो इसकी एंट्री आप कीजिएगा कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
कमीशन, और कमीशन कितनी थी मैं फिर भूल गया, कमीशन तो 10% है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आर का हो जाएगा और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस का हो जाएगा। मेरे पीछे छुप रहा होगा तो मैं हट जाता हूं, ठीक है, मैं हट गया, ठीक है। तो कितना कितना आएगा, 1,00,000 रुपए उसकी है और 1,00,000 पे 5% आएगा 5,000 रुपीज, और 40,000 पे 5% आएगा 2,000 रुपीज, तो टोटल आएगा 7,000 रुपीज। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे अलग अलग ही दिखाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आर का, एस का, ये आ गया 5,000 और ये आ गया 2,000 और टोटल आ गया ये 7,000। होप सो ये क्लियर है बात, इतना कुछ समझने वाला है भी नहीं, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं दे अर्न अप नेट प्रॉफिट। आहा, अब आई बात, देखो अब मैं ऊपर से जाता हूं, मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, ये मैंने बार बार बना रहा था। तो अब आप मेरी बात इस तरीके से समझो, मैं अपनी बात यहां पे फिर दोबारा करता हूं, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो कि यहां पे चला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट निकलता है। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट हम लोगों का निकला, ये नेट प्रॉफिट यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा नेट प्रॉफिट, और यहां से हमारी कहानी शुरू होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो वो उसने जो फिगर दी है, तो वो कह रहा है कि हम लोगों का नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में वो यहां पे आया है बाय नेट प्रॉफिट कितना, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज आया, तो उसके हिसाब से कमीशन जो एस का आएगा वो हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज। तो ये 5,000 से हो गई ये वाली जर्नल एंट्रीज मेरी, ठीक है ना, 5,000 से हो गई ये वाली जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये हो गया काम खत्म, काम खत्म हो गया क्या, देखो उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड लिखना था यहां पे मैंने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये पार्टनरशिप डीड है एक तरह से, कि इतना इंटरेस्ट देना है, इतनी कमीशन देनी है, ये वो। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना बांटना है भाई। एक बात है, ये देखो ना, टोटल हम लोगों ने 50,000 रुपए कमाए थे, नेट प्रॉफिट हुआ था। अभी तक हम लोग 12,000 प्लस 12,000, ठीक है ना, 24,000, 50,000 रुपए में से 50,000 जो कमाए थे, उसमें से पार्टनर्स को ही एज अ सैलरी, एज अ कमीशन, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 दे चुके, तो 26,000 बच गए ना। ये 26,000 ये कैसे लेके जाएंगे, एज अ प्रॉफिट लेके जाएंगे। ये हमारा खर्चा भी, मतलब पार्टनर्स ने आपस में ले लिया, उसके बाद भी ये बचा है, तो ये प्रॉफिट लेके जाएंगे। ये प्रॉफिट कितना, कहां, कितने, किस रेशियो में लेके जाएंगे। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो ये 26,000 भाई, अभी अभी तो हम लोगों ने बातें की थी, ये देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दे रखा होता तो वो कैसे जाता है, इक्वल जाता है। तो यहां पे हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर एस इक्वल रेशियो। अब रेशियो की बात करूं, अभी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है इक्वल, तो ये दो बात में बढ़ जाएगा 13,000 और 13,000, ठीक है। तो 13,000 हम इसे देते हैं और 13,000 इसे देते हैं, तो ये टोटल हो गया 26,000, ठीक है। और ये मैं एक बार लाइन, क्योंकि मेरे पास तो भैया जगह कम होती है ना, तुम्हारे पास तो कॉपी है, ठीक है, मेरे पास थोड़ी ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे करके टोटल आ गया 50,000 और ये आ गया 50,000। क्लियर है जी। होप मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूंगा और एक दो क्वेश्चन और करूंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा हैवी लोड मत लेना, बस इसी क्वेश्चन को एक बार निहार लेना घर जाके फिर दोबारा। थैंक यू फ्रेंड्स।